हेलो एवरीवन। सो हमारे यूट्यूब चैनल सूरज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए दो इंट्रोडक्शन क्लासेज स्टार्ट करी हैं, सॉरी, दो इंट्रोडक्शन क्लासेज रिकॉर्ड करी हैं, जिनमें पहली क्लास है आज अपनी, जिसमें मैं आप लोगों को एक नॉर्मल अर्थशास्त्र के बारे में बताने वाली हूँ। नॉर्मल अर्थशास्त्र में यूज होने वाली टर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिन टर्म्स को अपन डेली यूज में काम में लेते हैं, लेकिन अपने को अगर उनकी डेफिनेशन या फिर उनको थोड़ा घुमा के स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाए तो अपन बता नहीं पाएंगे कि ये चीज ये है क्या। क्योंकि आजकल आरपीएससी का यही पैटर्न चल रहा है कि बेसिक लेवल की चीजें पूछ लेते हैं, लेकिन अपने को वो सब सुना हुआ लगता है, अपन उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये चीज इस तरीके से बोली जाएगी। तो मैंने वही चीज उठाई है। मैंने सोचा क्यों नहीं आपको इकोनॉमिक्स की एक डायरेक्ट टॉपिक से ना स्टार्ट करके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्शन में अपन सबसे पहले एक बेसिक लेवल की चीजें समझते हैं, उसके बाद में अपन किसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो मेरी जो क्लासेज हैं वो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिनमें आप चाहे एसएससी लेवल के एग्जाम्स देख लो, या फिर आपके जिस भी एग्जाम में थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स आता है, या अलग से स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज निकलती उनके लिए हो गया, जैसे संगणक एएसओ एसओ के लिए हो गया, या फिर किसी रेलवे वगैरह की सेंटर के एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स आ रही है, उन सब के अकॉर्डिंग भी मैं इसमें देखने वाली हूँ। अपने सेकंड ग्रेड की वैकेंसी सामने है तो उसमें भी इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, वो भी मैं इसमें करवाऊंगी। तो हर एक एग्जाम के कंपटीशन के अकॉर्डिंग मैंने पूरा अपना पैटर्न ये कंटेंट तैयार किया है। तो सबसे पहले अपना अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन से अपनी क्लास स्टार्ट होती है। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? डेफिनेशन कभी कभार पूछ ली जाती है कि अर्थशास्त्र है क्या। तो समस्त आर्थिक क्रियाओं व गतिविधियों का संचालन और क्रियान्वयन का अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो किस तरीके से क्रियान्वित होती हैं, उनका संचालन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना ही क्या है? अर्थशास्त्र है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? सबसे पहले ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपन पढ़ तो लिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेकिन किसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लिया जाता है उत्पादन को, उपभोग को, विनिमय को और निवेश को। ये चार मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश, इनके बारे में अध्ययन करना ही क्या है? अर्थशास्त्र एक तरीके से। लेकिन अब आप लोगों को कोई ये पूछ ले कि उत्पादन क्या है, मतलब मैं खुद पूछती हूँ अभी आप लोगों को कि उत्पादन को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, उपभोग को क्या बोलोगे, उपभोग क्या है, तो फिर क्या बताओगे? तो अपना नेक्स्ट यही है, उत्पादन सभी साधनों के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल ही क्या है? उत्पादन है। मतलब अपन ने किसी भी वस्तु को बनाने में जो जो साधन लगाए, उन सब का जो मिलकर के जो प्रयास हुआ है, उससे जो प्रतिफल निकल के आया है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? उत्पादन बोलेंगे। अब अपने को उत्पादन एक माइंड में है कि यहाँ उत्पादन मतलब प्रोडक्शन ये है, लेकिन इसको एक डेफिनेशन के रूप में, एक टर्म के रूप में पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाए तो अपन नहीं बता पाएंगे। तो उत्पादन क्या है? सभी साधनों के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल ही क्या है? उत्पादन। साधन क्या हो गए? साधन उत्पादन के अंदर काम में लिए जाने वाले, जैसे श्रम हो गया, श्रम क्या है? एक साधन है। पूंजी, भूमि, उद्यमी, ये सब क्या है? अपने उत्पादन में काम में लिए जाने वाले साधन है। इन सबको काम में लेकर के जो एक प्रतिफल निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? उत्पादन बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना उपभोग। तो उपभोग क्या है? अब आपको पता है कि कंजप्शन मतलब उपभोग, किसी वस्तु को काम में ले रहे हैं अपन, वही उपभोग है। लेकिन कभी कभार इसको घुमा के पूछ लिया जाता है किसी वस्तु का अंतिम रूप से प्रयोग ही उपभोग है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, गेहूं है, गेहूं को अपन एक आटा चक्की पे लेके गए, फिर उससे वो ब्रेड बनी, ब्रेड बन करके फिर वो गई किसी बेकरी वाले के पास में और वहां उसको सैंडविच के रूप में काम में लेके गया। तो गेहूं की वो वाली इकाई है, वो जहां पे सैंडविच के रूप में काम में ली गई है, मतलब उसका अंतिम रूप से प्रयोग कहाँ पे हुआ है, वहां पे वो जाके एक तरीके से क्या बनेगा? उपभोग बनेगा। कि इस वस्तु का यहाँ पे उपभोग किया गया है तो वहां पे उपभोग माना जाएगा। वो आटा चक्की पे गई, वहां पे उपभोग नहीं माना जाएगा। फिर वहां से ब्रेड बनी, वहां पे उपभोग नहीं माना जाएगा। फिर उसको उपभोग में गिना जाएगा जब उसको लास्ट टाइम पे कहाँ पे यूज में लिया गया है। जैसे कोई भी वस्तु है, वो एक तरीके से मीडिएटर के रूप में भी, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में भी काम करती है। मतलब उस वस्तु से अपन कुछ और बनाएंगे, फिर उससे लास्ट में कुछ और बनेगा जो अंतिम रूप से खाने उपभोग में लिया जाएगा, किसी भी तरीके से खाने का मान लो या फिर कैसे भी यूज में लिया जाएगा। तो उपभोग के अंदर ये वाला टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंतिम प्रयोग, वस्तु का अंतिम प्रयोग उपभोग कहलाता है, बीच वाला प्रयोग नहीं कहलाता उपभोग। विनिमय, ये तो नॉर्मली पता है कि वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, लेन देन ही क्या है? विनिमय है। एक्सचेंज, इसको कंजप्शन बोलेंगे। निवेश, इन्वेस्टमेंट,
अब इन्वेस्टमेंट अपन बोल देंगे कि हाँ जो पैसा लगाते हैं वो, लेकिन इसके अंदर सबसे मेन टर्म एक तो लाभ प्राप्ति, ये वाली पे थोड़ा फोकस करना कि लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया पूंजी का प्रयोग, मतलब पैसा अपन ने कहीं पे लगाया है ना। जैसे मान लो अपन ने घर पे कुछ खर्चा किया, मम्मी के पास से कुछ भी कमी थी, जैसे मान लो मम्मी के पास चक्की नहीं है, आटा चक्की नहीं है घर पे पीसने की, अपन ने आटा चक्की लेके आए, लेकिन उसको अपन घर पे काम में ले रहे हैं, तो वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन उसी आटा चक्की को अपन ने दुकान खोल करके वहां पे लगाया है, और वहां पे उससे आटा पीस रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, मतलब लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां पे वो आटा चक्की जो अपन खरीद के लाए वो एक इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो एक ही वस्तु अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम में आ रही है, मतलब घर पे अगर अपन उसको काम में ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर उसको एक दुकान पे या फिर लाभ प्राप्त उससे पैसा कमा रहा है तो वो एक तरीके से क्या हो गया अपना इन्वेस्टमेंट हो गया। ये तो ये चार टर्म्स अपनी हो गई, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश। ये आप लोगों को अब हमेशा माइंड में होनी चाहिए कि ये है क्या चीज, जिसके अंदर अपने को उत्पादन क्या हो गया, सभी साधनों का सामूहिक प्रतिफल हो गया, उपभोग हो गया अंतिम प्रयोग, और निवेश के अंदर याद रखना लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया पूंजी का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, मतलब एक तरीके से ये तो आपको मैंने वैसे बता दिया कि ये अर्थशास्त्र हो गया, लेकिन शाब्दिक अर्थ इसका क्या रहेगा। अर्थशास्त्र, धन, अर्थ का मतलब हो गया धन, शास्त्र का मतलब विज्ञान, तो एक तरीके से क्या हुआ, धन का विज्ञान हुआ। एक तरीके से क्या हुआ, ये धन का विज्ञान हुआ। इसको मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे से हो नहीं पा रहा, तो ये भी हो गया। अर्थशास्त्र शाब्दिक रूप से अगर इसको लेंगे तो अर्थ प्लस शास्त्र, मतलब अर्थ का मतलब धन हो गया, शास्त्र मतलब विज्ञान हो गया, तो धन का विज्ञान ही क्या है, अर्थशास्त्र है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। धन का विज्ञान, एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी अर्थशास्त्र की, जिसमें इन्होंने धन का विज्ञान ही बोला अर्थशास्त्र को। इनकी फेमस पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, जो इन्होंने दी 1776 में, और इनको अर्थशास्त्र का पिता या अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र का पिता कौन है। एडम स्मिथ है, जिन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र को डिफाइन किया, धन का विज्ञान बोला इन्होंने। इनकी इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को डिफाइन किया है। तो इनको अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, एडम स्मिथ को। फिर अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले मार्शल ने किया था, उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो प्रकाशित हुई 1890 में। तो ये आपके दो एक नॉर्मल टर्म्स हो गई जो पूछ ली जाती है कभी कभार एग्जाम्स में। फिर आता है अर्थशास्त्र की जो अलग अलग डेफिनेशंस है वो, ये कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने बोला है अर्थशास्त्र धन से संबंधित है, किसी ने बोला है कल्याण से संबंधित है, किसी ने बोला है कि ये दुर्लभता से संबंधित है, किसी ने बोला विकास से संबंधित है, और इनके समर्थक अर्थशास्त्री कौन कौन है, या फिर इनके डेफिनेशन दे देंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड रहेगा, सेंटेंस दे देंगे जिसमें ऐसा कुछ रहेगा, और फिर उनको फॉलोइंग द या मैच द सेंटेंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बना के दे देते हैं कभी कभार कि ये अशास्त्री का किसी का सेंटेंस है, आगे उसका नाम दे देंगे, अब इनको मैच करो आपस में कि ये किसने दिया है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में तैयार किया है कि धन से संबंधित परिभाषाएं दी है वो सारी एडम स्मिथ ने, जेडी से ने, वालरा ने, वाकर ने, इन्होंने दी है। फिर जिन्होंने बोला है कल्याण से संबंधित, अर्थशास्त्र को कल्याण से जोड़ा है, मानव व्यवहार से जोड़ा है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ में जोड़ा है कि मनुष्य डेली यूज में, डेली में जो धन कमाता है उसको किस प्रकार से खर्च करता है, यही क्या है अर्थशास्त्र है। तो ये बोला है मार्शल ने, पेगू ने, जे एस मिल ने। फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है रॉबिन्सन ने। दुर्लभता संबंधी इन्होंने इस तरीके से बोला है, दुर्लभ, इन्होंने बोला है कि साधन क्या है, दुर्लभ है, मतलब कम है, साधन बोल लो या संसाधन बोल लो, रिसोर्सेज, बट वांट्स अनलिमिटेड है, मतलब आवश्यकताएं जो है वो असीमित है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, अनलिमिटेड है, और अपने पास उपलब्ध संसाधन कम है। तो उन संसाधनों को किस प्रकार से काम में लेना है ताकि अपने को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, संतुष्टि मिल सके। रॉबिन्सन ने परिभाषा दी है कि अपने पास में मनुष्य की जो है वो आवश्यकताएं तो अनलिमिटेड है, वांट्स उसकी अनलिमिटेड वांट्स है, और रिसोर्सेज अपने पास में कम उपलब्ध हैं, तो उन रिसोर्सेज को अपने को कैसे यूज में लेना है कि अपन मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके। तो ये रॉबिन्सन ने दी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ ली जाती है।
विकास से संबंधित, डेवलपमेंट से रिलेटेड सैमुअल्सन ने बोला है कि देश का विकास करना, मनुष्य का विकास करना, आय को, प्रति व्यक्ति आय को ज्यादा ज्यादा करना, यही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है या फिर अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है एक तरीके से। फिर आता है अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र, जिसमें अपन लेंगे कि अर्थशास्त्र में अपन प्रैक्टिकली पढ़ते क्या है। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करेंगे, क्या उत्पादन क्या करना है अपने को, मतलब किन गुड्स का अपने को उत्पादन करना है, मनुष्य की इच्छाएं क्या है, वहां पे किन वस्तुओं का ज्यादा डिमांड हो रही है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, कैसे उत्पादन करना है, किस तरीके से उत्पादन करना है, कौन सी टेक्निक काम में लेनी है प्रोडक्शन के अंदर, श्रम बेस्ड लेनी है, किसके लिए करना है, उसका वितरण किस प्रकार से करना है। तो ये अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र है। मतलब सबसे पहले तो क्या है, क्या उत्पादन करना है, मतलब किन गुड्स का उत्पादन करना है, ये पता लगाना है कि जिस एरिया में अपन को प्रोडक्शन करना है वहाँ के लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्या डिमांड है, वो किस चीज़ों का उपभोग करते हैं, उनके बारे में पता करना है। मतलब ये गुड्स अपने को उत्पादित करनी है, या फिर यहाँ पे ये संसाधन अवेलेबल है तो इन वस्तुओं का अपन कम कॉस्ट पे उत्पादन कर सकते हैं। सेकेंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन को किस तरीके से करना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने को सो लागत अपने को कम आए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होए। तो मतलब जैसे कौन सी टेक्निक काम में लेनी है, किन संसाधनों को काम में लेना है, जैसे श्रम बेस्ड, जैसे कुछ कहीं पे ऐसे कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनको अपन लेबर बेस्ड टेक्निक काम में लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन दे पाती है और कॉस्ट कम आती है। कुछ गुड्स ऐसी है जिनमें अपन कैपिटल बेस्ड टेक्निक काम में लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देती है और उनमें लागत भी कम आती है। तो अपने को इस चीज का चयन करना है कि कौन सी टेक्निक काम में लेनी है प्रोडक्शन के लिए, वो है उत्पादन कैसे करना है। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किस तरीके से, किनके लिए कितना, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उसको उस उत्पादन को वितरित किस प्रकार से करना है, कितना अपने स्थानीय लोगों के लिए रखना है, अब उनके लिए हो गया, अब इसका आगे निर्यात करना है, अपने पास एक्स्ट्रा है उसका। तो इस तरीके से ये सब अपने क्या हो गया, शास्त्र का विषय क्षेत्र हो गया। फिर आता है कि अर्थशास्त्र को, ये अपने फेमस अर्थशास्त्री हैं रेगनर फ्रिश, जिन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो नॉन इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए काफी वो रहता है, उनको समझ में नहीं आता कि माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है। तो ये अर्थशास्त्र की दो इकाइयां हैं। अर्थशास्त्र विषय को दो सब इकाइयों में इन्होंने बांट दिया, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो के अंदर अर्थशास्त्र का सूक्ष्म लेवल पर अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अंदर व्यापक स्तर पे मतलब एक एरिया का पढ़ लेंगे, एक देश की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों का अध्ययन। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। इसके अंदर अपने जैसे मांग हो गया, उपयोगिता हो गई, मार्केट वगैरह, ये सब इसके अंदर पढ़ते हैं। और इस वाले के अंदर अपन पढ़ते हैं ज्यादातर जैसे आप लोगों के नेशनल इनकम पूछ लेता है ना, मनी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ये सब टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। तो पहले अपन पढ़ेंगे माइक्रो और फिर अपन पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स आगे की क्लासेज में। सो थैंक यू। आज के इस एक क्लास में मैं इतना ही इंट्रोडक्शन रखूंगी, और आगे के कंटेंट के लिए अपने को, आपको मेरी आगे की क्लासेस देखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।